मित्रों, आप जानते हैं कि इस चैनल द्वारा अपने दर्शकों के लिए 1100 रुपये के नगद पुरस्कार की योजना चलाई जा रही है तथा 21 अगस्त 2020 को इस श्रृंखला की प्रथम प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। प्रतियोगिता के विजेता कुरुक्षेत्र हरियाणा के श्री राहुल शर्मा को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भिजवाया जा चुका है। आज बारी है नगद पुरस्कार योजना के अगले सवाल की। जैसी कि हमने पहले ही घोषणा की थी कि अगला प्रश्न हमारे दूसरे YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म से पूछा जाएगा। सवाल इस प्रकार से है। हमने हिंदू धर्म की कथाएं चैनल की एक वीडियो में यह बताया था कि हिरण्यगर्भ कल्प में धरती पीले रंग की थी, इसलिए इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इस काल में धरती पर स्वर्ण के भंडार बिखरे पड़े थे तथा हिरण्यवर्णा लक्ष्मी, हिरण्यानी रैंडी अर्थात अरंडी, पीले वृक्ष एवं वनस्पति तथा हिरण आदि पशु अधिक थे। आपको उस वीडियो का शीर्षक यहाँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। जिस दर्शक द्वारा सबसे पहले सही उत्तर लिखा जाएगा उसे 1100 रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रतियोगिता में प्रथम आने का प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाएगा। इस प्रश्न के पश्चात हम इतिहास की मूल धारा की ओर चलते हैं। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना रास्ता साफ करने के लिए हिंदू राजाओं पर हाथ डालने से पहले भारत में स्थित मुस्लिम अमीरों के राज्य छीन लिए। करमाथियों, सुमरा मुसलमानों तथा लाहौर के गजनवियों का सफाया करने के बाद वह मुल्तान, सिंध तथा पंजाब क्षेत्र का स्वामी बन गया। पंजाब के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लेने से मोहम्मद गौरी के क्षेत्र की सीमा दिल्ली एवं अजमेर के चौहान साम्राज्य से आ लगी। इस समय सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय चौहानों का राजा था। भारत के इतिहास में उसे पृथ्वीराज चौहान तथा राय पिथौरा कहा जाता है। वह ईस्वी 1179 में केवल 11 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। ईस्वी 1175 से मोहम्मद गौरी भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहा था, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने उसकी ओर ध्यान न देकर अपने साम्राज्य के पड़ोस में स्थित हिंदू राजाओं का दमन करके अपने राज्य का विस्तार किया। राजा पृथ्वीराज ने नागों, भंडानकों तथा चंदेलों का दमन किया। गाहड़वालों की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण करके गाहड़वालों को अपना शत्रु बना लिया तथा गुजरात के चौलुक्यों से अपने वंशानुगत झगड़े को चरम पर पहुंचा दिया। उस काल में अजमेर के चौहानों की ही तरह अनिलवाड़ा के चौलुक्य भी परमारों तथा गुहिलों के राज्यों को भारी क्षति पहुंचाकर अपना क्षेत्र बढ़ाने में लगे हुए थे। इन समस्त युद्धों के परिणाम स्वरूप चौहानों तथा चौलुक्यों के राज्य तो दूर दूर तक फैल गए थे, किंतु हिंदू वीरों की भयानक क्षति होने से राष्ट्र दुर्बल हो गया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान यद्यपि वीर, शक्तिशाली एवं युद्धप्रिय राजा था, तथापि वह इस बात को समझने में विफल रहा कि मोहम्मद गौरी के रूप में कितनी भयानक विपत्ति देश एवं धर्म के समक्ष मुंह बाए खड़ी है। राजा पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू राजाओं का संगठन खड़ा करने की बजाय उनसे शत्रुता बढ़ाने का अदूरदर्शी कार्य किया। यह अदूरदर्शिता हजारों साल से भारतवर्ष के राजाओं में चली आ रही थी। वे रक्तरंजित युद्धों के माध्यम से अपने अपने राज्य का प्रसार करते थे, किंतु इस प्रयास में अपनी प्रजा,
हिंदू धर्म एवं भारत राष्ट्र की अजेय शक्ति का क्षय करते थे। जब पृथ्वीराज चौहान का राज्य अजमेर से बढ़कर दिल्ली होता हुआ पंजाब के भटिंडा, सरहिंद तथा उसके आगे के क्षेत्रों में भी फैल गया तो मोहम्मद गौरी की सीमाएं उसके राज्य तक आ पहुंची। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 21 लड़ाइयां हुईं, जिनमें चौहान विजयी रहे। हम्मीर महाकाव्य ने पृथ्वीराज द्वारा 7 बार गौरी को परास्त किया जाना लिखा है। पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार हिंदू मुस्लिम संघर्ष का उल्लेख करता है। प्रबंध कोश का लेखक 20 बार गौरी को पृथ्वीराज द्वारा कैद करके मुक्त करना बताता है। सुरजन चरित्र में 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार मोहम्मद गौरी का हारना अंकित है। इस प्रकार भारतीय लेखक झूठ पर झूठ बोलते रहे और पृथ्वीराज चौहान को महान बताने के लिए मोहम्मद गौरी की काल्पनिक पराजयों को अपनी पुस्तकों में अंकित करते रहे। यह ठीक वैसा ही था जिस प्रकार कबूतर बिल्ली पर अपनी विजयों के दावे करता रहे और बिल्ली आकर कबूतर को दबोच ले। झूठ बोलने से न तो सत्य बदला जा सकता है और न पराजय की पीड़ा को छिपाया जा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच चौहान साम्राज्य की सीमाओं पर कई बार झड़पें हुई होंगी, जिनमें मोहम्मद गौरी की सेनाएं हारी होंगी, किंतु प्रबंध कोश द्वारा यह लिखना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार कैद करके मुक्त किया, अत्यंत ही संदेहास्पद जान पड़ता है। अपने शत्रु को 20 बार कैद करके मुक्त किया जाना सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टि से गलत एवं हास्यास्पद प्रतीत होता है। अब तक प्राप्त विश्वसनीय उल्लेखों के अनुसार ईस्वी 1189 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार पृथ्वीराज चौहान के राज्य में प्रवेश किया तथा भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। भटिंडा का दुर्ग पृथ्वीराज द्वितीय के समय से अजमेर राज्य के अधीन था, किंतु पृथ्वीराज तृतीय ने दुर्ग के छिन जाने पर भी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। संभवतः पृथ्वीराज चौहान उस समय किसी अन्य अभियान में व्यस्त था। मोहम्मद गौरी ने भटिंडा दुर्ग में जियाउद्दीन नामक एक काजी को दुर्गपति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार चौहानों के विरुद्ध यह पहला बड़ा हमला था जिसमें मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। यह हमला धोखे से किया गया था तथा मोहम्मद गौरी इस विजय के उपरांत भी यह समझता था कि चौहानों की वास्तविक शक्ति इतनी अधिक है कि मोहम्मद गौरी के लिए यह संभव नहीं है कि वह भटिंडा से आगे बढ़कर दिल्ली या अजमेर तक पहुंच सके। अतः वह वापस गजनी लौट गया। अगली कड़ी में देखिए, राजा धीर पुंढीर ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में जीवित ही पकड़ लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।